Hello everyone, welcome back to Sunya IAS, and we have reached to chapter number 1331 of the completing modern history through spectrum. Yes guys, if you are following this series, then you must be doing these MCQs very religiously on daily basis, and आपको ये help कर रहा होगा as we have promised that ये retention level आपका बिल्कुल बढ़ाएगा. एंड आप इसको ऐसे ही फॉलो कर रहे होगे जैसे हमने एक सिस्टम बनाया था दैट यू विल स्टडी दिस चैप्टर्स फर्स्ट थ्रू दिस बुक एंड देन यू विल डू द दीज एमसीक्यूज, राइट. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं ना. हम समझने की हमने मेजरली सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो कर लिए, लेकिन ये पेरिफेरी वाले चैप्टर्स ना क्यों होते हैं, जैसे चैलेंजेस बिफोर न्यूबॉर्न नेशन, ये आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी पढ़ते हो. ये आप क्या बोलते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 31 इंडियन स्टेट, ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आता है, तो एक ओवरलैपिंग चीज़ है ये. लेकिन हम फिर भी इसे देखेंगे क्योंकि स्पेक्ट्रम का पार्ट है और इसमें समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ से क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि यहाँ पर क्या चल रहा था, तो हमारा एक कनेक्ट रहेगा पूरी पूरी आज तक में जो चल रहा है ना उसके साथ भी कनेक्ट रहेगा हमारा. ठीक है गाइज. सो तो हम देखने यार कि हमने आज तक यहाँ से लेके एज वी हैव लाइक स्टडीड फ्रॉम 1498 एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके 1947 में हमने आज़ादी करवा दी थी. अब आज़ादी के बाद का देखने वाले हैं हम यहाँ पर. उसके बाद भी हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे. ठीक है, हमने लास्ट में रिवाइज करवाया भी था आपको कि क्या क्या हमने देख लिया है, तो आज उसी के उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़. दैट इज कि भाई इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस थे व्हेन इट लाइक गेट हिज फ्रीडम, गेट्स फ्रीडम, राइट. सो इन द लाइट ऑफ द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्री परस्पेक्टिव. क्या क्या सही है इसमें. सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिली इनको. सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिनिस्टर ऑफ आई एंड बी. अमृत कौर मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज. जॉन मथाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट. सी एच भाभा मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. करेक्ट ढूंढना है गाइस. देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किससे एसोसिएटेड है, ताकि कभी एसोसिएशन वाले 3 स्टेटमेंट नहीं आ जाते तो वो हम सही कर लेंगे. सो फॉर दैट पर्पज इट इज नीडेड. तो हमको ये ध्यान में रखना है कि यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज मिनिस्टर ऑफ आई एंड बी एंड ही वाज द होम मिनिस्टर टू. ऑल राइट. अमृत कौर यहाँ ध्यान में रखेंगे सारे. अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थे फर्स्ट, ध्यान में रखना है. फर्स्ट काउंसिल थी, इंपॉर्टेंट है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, बिल्कुल सही है. जॉन मथाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही. एंड सी एच भाभा वाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ये याद रखेंगे यार. सी एच भाभा, आपको ये होमी जहांगीर भाभा का लग रहा होगा, लेकिन सी एच भाभा वाज कॉमर्स के मिनिस्टर थे. जॉन मथाई रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट की. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के. अमृत कौर हेल्थ के. तो जब 3 रॉन्ग हो जाएगा तो 3 हमने देखा यहाँ आए तो ये नहीं होंगे. 6 भी रॉन्ग है तो 6 ये वाला ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो डी विल बी द आंसर. राइट गाइज. So the Independence Act helped to counter few of the several changes. Several changes newly independent India had to face. Consider the following statements in that light. ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट की बात हो रही है. It laid the procedures for the resolution of boundary settlement between India and Pakistan. It provided a solution to the problem of division of military assets. कौन से मेजर्स को प्रोवाइड किया था? तो दोनों मेजर्स को प्रोवाइड किया था यार, याद रखना 1 और 2. देखो इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था हमारा, उसने बोला था कि भाई रेजोल्यूशन करेंगे बाउंड्री सेटलमेंट में. तो इसमें से क्या निकल कर आया था, कौन सी लाइन? रेड क्लिफ अवार्ड, जिसने ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में लाइन ड्रॉ करी थी. और डूरंड लाइन किसे बोलते हैं और ये कब आई थी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ. ठीक है, और एक मैकमोहन लाइन के बारे में पता होना चाहिए. इफ यू आर गिविंग अदर एग्जाम्स लाइक CDS एंड ऑल दैट, उसमें आपको 49th पैरेलल वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये सब भी पता होना चाहिए. ठीक है, ये कंट्रीज को डिवाइड करती हैं ये सब चीजें. और दूसरा इन्होंने दिया था मिलिट्री. यहां तक बोला जाता है कि मिलिट्री एसेट्स को जब डिवाइड करे थे तो टेबल मिलिट्री में पेन जो थे वो भी एक तरफ, मतलब पेन स्टेशनरी का सामान भी डिवाइड हुआ था. इतनी हालत बुरी हो रखी थी उस टाइम पे. ठीक है गाइज. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
The Radcliffe Award is associated with the resolution of the conflict between the Indian National Congress Muslim League over the number of seats in the legislative. Radcliffe Award इससे related था. Radcliffe Award allowed a sizable section of population to remain as minority in India. Correct पूछा गया है. तो यार पहला तो बिल्कुल गलत है, ये तो था ही नहीं है. रेडक्लिफ का तो एक बाउंड्री रेजोल्यूशन के लिए आया था एंड इन्होंने एक साइजेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रहने दिया था एज अ माइनॉरिटी इन इंडिया में. तो ये बी सही है, फर्स्ट गलत है. तो ऑप्शन हमारा बी होगा. द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड द बाउंड्री कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रेडक्लिफ. रेडक्लिफ के अंदर बाउंड्री कमीशन आईएनसी ने अपॉइंट किया था क्या? ये ट्रिक है. The report of the Boundary Commission was ready, but Lord Mountbatten intentionally made it public after August 15 so that the responsibility of the consequences would not fall on the British. Correct ढूंढना है guys. तो भाई Britishers appointed this Boundary Commission, not Indian National Congress. So one would be incorrect and two is बिल्कुल सही है, absolutely right. ठीक है, क्योंकि इसने बोला था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला अगर मैं अभी रिलीज कर दूंगा तो बाउंड्री आप देख रहे होगे कि अभी भी जो ये वाला बॉर्डर है हमारा, एक सेकंड, ये जो बॉर्डर है ये वाला बांग्लादेश के साथ, ये अभी भी इतना डिस्प्यूटेड है और इस पे अभी भी वो चल रहा है दैट क्या करना क्या है इसके लिए, राइट. तो आपको ये देखना है कि हरी में इतनी जल्दी निकाल दिया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने जबरदस्ती इसको क्या बोलते हैं डिले किया था ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस के ऊपर ही रहे. और ये आपको मैं बताऊं आज तक ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वाला ये रीजन और ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट हो रखे हैं आज तक डिस्प्यूटेड है. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस that were to be carried out for India and Pakistan after partition. फाइनेंस कैसे डिवीजन करना था, कैसे? पाकिस्तान वांटेड 1/4 शेयर, दैट इज 20% और जस्ट वेट 25% ऑफ द टोटल कैश बैलेंसेस पाकिस्तान को. गांधी अंडरटुक अ फास्ट आज द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू ड्रॉप इट्स डिमांड फॉर फाइनेंसेस. ऐसा है क्या? Gandhi pressurized the Congress leadership to decide to give more cash resources to Pakistan. Correct ढूंढना है guys. तो इसमें इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं बोला था, इन्होंने रेदर बोला था कि भाई जल्दी से पाकिस्तान को फाइनेंसेस दो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, दोबारा देखो, ये कभी हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, नॉर्मल नॉलेज में भी नहीं रहता. सबको लगता है जब भी गांधी जी ने फास्ट लिया है तो वो किसी ना किसी कार उससे लिया है, सोशल कॉज होता है, लेकिन इसमें सोशल कॉज नहीं है. ये देखो आपने कि पाकिस्तान को पैसा ट्रांसफर करना था और इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए गांधी जी ने फास्ट लिया. ठीक है, तो टू वुड बी रॉन्ग. क्यों रॉन्ग? क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं बोला था इन्होंने ड्रॉप इट्स डिमांड, रेदर ये चाहते थे कि कांग्रेस जल्दी से इनको कैश ट्रांसफर करे. तो टू वुड नॉट बी द आंसर, 1 and 3 विल बी द आंसर. Consider the following statements. The Joint Defense Council headed by Auchinleck was set up for a smooth division of the armed forces and their equipment. The Joint Defense Council decided that Muslim majority units should be transferred to Pakistan and non-Muslim units to India. Correct ढूंढना है guys. तो जॉइंट डिफेंस कमीशन काउंसिल की बात हो रही है ये. तो कौन, इसको किसने हेड किया था ये समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो आपको देखना है यार कि बिल्कुल सही है, ऑचिनलेक नाम याद रखना, जॉइंट डिफेंस काउंसिल हेड किया था फॉर स्मूथ डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस एंड देयर इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स है उनको डिवीजन के लिए. एंड जॉइंट डिफेंस काउंसिल डिसाइडेड दैट द मुस्लिम मेजॉरिटी यूनिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तान एंड नॉन मुस्लिम यूनिट्स टू इंडिया. ठीक है, करेक्ट ढूंढना है. तो दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है, दोनों जो स्टेटमेंट्स है. Consider the following. Gandhiji Godse killed Gandhi under the influence of his own idea of nationalism. Sardar Patel addressed the nation on All India Radio to sum up the mood of the time when Gandhiji was killed. Correct ढूंढना guys. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. गॉडसे ने गांधी जी को इसलिए मारा था बिकॉज एक तो खुद का आइडिया नेशनलिज्म था जो मिस इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, और कॉमनलिज्म की भावना कि दैट हिंदू वर्सेस मुस्लिम और मुस्लिम को सपोर्ट करना, और ये सब के लिए गॉडसे का आपसी रंजिश में उन्होंने मारा. लेकिन सरदार पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं गए थे, नेहरू जी गए थे ऑल इंडिया रेडियो पे, क्योंकि वो पीएम थे एंड ही इज द स्पोक्स पर्सन. ठीक है, चीफ स्पोक्स पर्सन. ठीक है, व्हेनेवर एनीथिंग हैपेंस, तो वो गए थे, उन्होंने बोला, सरदार पटेल ने बोला था बिल्कुल कि नॉन वायलेंस वगैरह मत करना और इनके पाथ पे चलेंगे, गांधी जी के पाथ पे चलेंगे, रिवेंज की भावना मत रखना अपने अंदर.
ठीक है, तो काफी स्टेटमेंट्स आई उनके पॉजिटिव फेवर में, उतना हमें सिर्फ समझना है उसको, हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है इतनी। तो इसका ए आंसर होगा, बी नहीं होगा, बिकॉज सरदार पटेल नहीं गए थे, नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पे एक वो दिया था, अपना एड्रेस किया था नेशन को, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लियाकत नेहरू पैक्ट envisaged the appointment of ministers from minority communities in both Pakistan and India at provincial level. Under the Delhi Pact, the Commission of Inquiry was to be set up to look into the probable cause behind the communal rights on both sides of Indo-Pak border. The provisions of the Liaquat Nehru Pact were severely criticized by Hindu nationalists like Shyama Prasad Mukherjee. Correct, guys. तो गाइज ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पहले तो कब हुआ था लियाकत और नेहरू पैक्ट, ये हुआ हमारा 1950s में। इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन बोथ पाकिस्तान और इंडिया पे, प्रोविंशियल लेवल पे अपॉइंट किए। इस दिल्ली पैक्ट के अकॉर्डिंग द कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप करनी थी टू इनटू द कम्युनल राइट्स क्यों हुए थे दोनों इंडिया पाक बॉर्डर पे, ठीक है, जो जब हमारा डिवीजन कराया गया था, पार्टीशन जो हुआ था। द प्रोविजंस ऑफ द लियाकत नेहरू पैक्ट वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय हिंदू नेशनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल, ये एक फाउंडिंग मेंबर्स बोले जाते हैं, जनसंघ जो बोला जाता है ना, जो आज की डेट में बीजेपी कन्वर्ट हुआ है, तो एक फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में इन्हें माना जाता है। मदन मोहन मालवीय को माना जाता है, और दीन बंधु जी हैं उनको माना जाता है, दीन दयाल उपाध्याय जी। तो 1 and 3 will be the answers. Why were the communists skeptical about independence after the late 1940s? कम्युनिस्ट स्केप्टिकल क्यों थे इंडिपेंडेंस को लेके? They believed that the policy of class struggle against the state run by the Congress was necessary to shift the attention of the masses from the politics of communal hatred that came up after partition. The CPI leadership mistook the Congress for having a revolutionary potential and thought this as the beginning of a Red India. Correct ढूंढना आपको। तो यार देखो कि यार कम्युनिस्ट का क्यों स्केप्टिकल थे, बिकॉज इन्हें लगा क्लास स्ट्रगल जो है, पॉलिसी ऑफ क्लास स्ट्रगल क्या होती है? पॉलिसी ऑफ क्लास स्ट्रगल मतलब दो क्लासेस में डिवाइड है कम्युनिस्ट के हिसाब से। एक क्लास है हैव्स की, जिनके पास है वो बहुत स्मॉल उसमें है, इन्हें बोलते हैं कैपिटलिस्ट, और जो ओनर्स हैं। और इन ये जो हैव नॉट है, जो लार्ज उसमें, इनको बोलते हैं। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास स्ट्रगल चलता है इनके लिए। ये जो हैव्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं हैव नॉट्स को। तो ये कह रहे थे जो पॉलिसी ऑफ क्लास स्ट्रगल है अगेंस्ट द स्टेट रन बाय द कांग्रेस was necessary to shift the attention of the masses from the politics of communal hatred that came up after the पार्टीशन के बाद जो कम्युनल हेट्रेड में वो गया था ना फोकस, उसको हटाना चाहते थे और मासेस पे, वो क्लास स्ट्रगल पे फोकस करवाना चाहते थे। द सीबीआई लीडरशिप, द सीपीआई कौन, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1925। किसके उसमें? एमएन जोशी। और कौन से थे वो, आप मेरे को नाम बताएंगे? एनएम जोशी। ठीक है, आप मेरे को सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में फर्क पता है आपको? सी सोशलिज्म इज अ बिगर अम्ब्रेला एंड कम्युनिज्म उसका छोटा पार्ट है, ठीक है। आप इसको अगर आप सर्च करके बताएं मेरे को, कमेंट करें कि क्या फर्क है दोनों में, राइट। और करेक्ट ढूंढना है तो दोनों सही है। दैट सीपीआई मिस्टूक द कांग्रेस फॉर हैविंग अ रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल एंड थॉट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रेड इंडिया। आपने पढ़ा होगा 1946 में, मैंने आपको पढ़ाया था, तेलंगाना मूवमेंट भी हो रहा था, वो भी एक कम्युनिस्ट सपोर्टेड मूवमेंट था। तेलंगाना जो वायलेंट मूवमेंट हुआ था, रजाकर्स ने उसने वो करा था, कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। सी विल बी द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The policy of ring fence was reflected in Wellesley's wars against the Marathas and Mysore. तो मराठास और मैसूर के साथ वेलेस्ली लड़े थे। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस और पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसकी थी, इफ यू रिमेंबर? वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गाइस। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, आपको कुछ पॉलिसीज ध्यान में रखनी है, और वो पॉलिसीज हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनके एसोसिएशन हमें पता होना चाहिए। ये वॉरेन हेसिंग के हैं, ये आपको कहीं पर भी आ सकता है। इनका एसोसिएशन हो सकता है वेलेस्ली से, इनका एसोसिएशन है डलहौसी से। अब टाइम पीरियड की बात करेंगे हम, टाइम पीरियड में नहीं छोड़ेंगे। 1799 से 1803, या 5 कर लो, ये है हमारा 1748 से 1856।
अब पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या बोलती थी, एक बफर स्टेट बनाओ, जैसे हमने अवध को बना दिया था उस टाइम पे, अवध को हमने एनेक्स नहीं किया तो वो बफर स्टेट बना दिया बंगाल के लिए, ताकि यहाँ से कोई भी अटैक अगर हो, नीचे से अटैक हो तो ये एक बफर स्टेट बने। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन हमने क्या करा, अवध बना तो दिया, अब यहाँ पर आप ही हमें पैसा दो, हम अपनी आर्मी स्टेशन करेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप, मेरी आर्मी भी डेवलप हो रही है और आप प्रोटेक्ट भी कर रहा हूं मैं उनको, और आपकी तरफ से मेरे को सैलरी भी मिल रही है। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके थ्रू इन्होंने एक्सपेंशन किया है जोरों शोरों से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अगर आपका अडॉप्टेड हायर है तो उसको गद्दी में नहीं बिठा बिठा पाओगे आप, हमें से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमसे कौन, इंग्लिश से। पहले तक ऐसा नहीं होता था, पहले तक इफ आई डोंट हैव अ सन और मैं, मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं किसी को अडॉप्ट करके उसको गद्दी में बिठा सकता था। लेकिन इस पॉलिसी के बाद ऐसे नहीं कर सकते थे, इंग्लिश की परमिशन लेनी पड़ेगी और इंग्लिश इसको हटा सकती है। ठीक है, तो करेक्ट ढूंढना है, बी इज करेक्ट, वन इज रॉन्ग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। Indian states were supposed to act in subordinate cooperation with the British government. The state surrendered all forms of sovereignty in internal administration. The policy of annexation culminated in assertion of 8 states by Delhousie. करेक्ट ढूंढना है, तो आपको देखना है कि यार स्टेट ने सरेंडर नहीं की थी ऑल फॉर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी, बट दे रिटेन्ड दिस इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन, बाकी सारा सरेंडर कर दिया था पर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन रिटेन किया था। तो टू वुड बी रॉन्ग, जैसे ही टू को गलत करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन था गया। सो इंडियन स्टेट्स वर सपोज टू एक्ट इन सबऑर्डिनेट कॉपरेशन, मतलब ये इंडियन स्टेट्स क्या है, प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली, इनको ब्रिटिश की हुकूमत से वो करनी थी, सुजरनिटी एक्सेप्ट करनी थी, बाकी वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं राजा हूँ, यहाँ का था मैं पहले, लेकिन अब मेरे को ब्रिटिश का कमांड मानना पड़ेगा, तो ब्रिटिश मेरे से ऊपर है और मेरे को अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने फ्रीडम दे दी थी कि कर सकते हो। दिस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कल्मिनेटेड इन असर्प्शन ऑफ 8 स्टेट्स बाय डलहौजी। डलहौजी ने इसी चक्कर में ये असर्प किए थी 8 स्टेट्स। ठीक है गाइस, consider the following statement: the policy was to punish or depose but not to annex the Indian empires. Okay, the paramount supremacy of the crown was presupposed. Okay, it implied the subordination of states. The British government exercised the right to interfere in the internal sphere of the state. कौन सी पॉलिसी है ये, रिंग फेंस, ये रिंग फेंस पॉलिसी है। सब्सिडियरी अलायंस ये थी सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अभी जो हमने पढ़ा। अब ये जो है ना सबऑर्डिनेट आइसोलेशन और एक सबऑर्डिनेट यूनियन है, तो ये इसकी जो बात कर रहे हैं ना, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, ये यूनियन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि भाई एक यूनियन में हमने क्राउन को सुप्रीम मानना है, बाकी सब इंटरफेयर कर सकते हैं, तो वो नन ऑफ द अबव। आइसोलेशन में क्या था, हम इंटरनल मैटर में वो नहीं करेंगे, इंटरनल स्फेयर में वो नहीं करेंगे दखल अंदाजी, ब्रिटिशर्स हम मतलब ब्रिटिशर्स। लेकिन यूनियन में हम राइट टू इंटरफेयर भी उन्होंने ले लिया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, इसको ढंग से करना। कर्जन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पैट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्विलांस। Curzon approach reduced all the states to be uniformly dependent on the British government, became an integral part of the Indian political system. Post 1905 policy of cordial cooperation was used to counter large scale political unrest. Correct statement होना। कर्जन, लॉर्ड कर्जन कब थे यार, ये पहले तो ये मेरे को बताओ। 1899 से लेके 1905 इनको इन्होंने इतनी रिएक्शनरी पॉलिसीज चालू करी थी, जिसमें मेजर था 1905 का पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन, जिसके उसमें हमने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाया था, ये हमने देखा भी लास्ट क्लासेस में, राइट। तो जब हमने देखा कि चलो ठीक है, यहाँ पर हमने इतनी सारी इनकी पॉलिसीज देखी, आपने और भी पॉलिसीज देखा होगा, 1905 में यूनिवर्सिटी एक्ट भी लगाते हैं, तो इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी पैट्रोनेज की एंड इंट्रूसिव सर्विलांस। कैसे कि भाई यूनिवर्सिटी वो एक्ट लगा के यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, ताकि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो कंट्रोल कर सके। इन द नेम ऑफ एफिशिएंट हैंडलिंग के नेम पे उन्होंने ये सब किया। इनके अप्रोच रिड्यूस ऑल द स्टेट्स टू यूनिफॉर्मली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। इतनी रिएक्शनरी पॉलिसीज थी गाइस, तीनों पॉइंट सही है, डी ऑल ऑफ द अबव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बटलर कमिटी। अब बटलर कमिटी किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए, एसोसिएशन में काम आएगा, एग्जैक्ट प्रोविजन कोई नहीं पूछेगा आपसे, वर्ड एसोसिएशन में काम आएगा। It was set up to examine the nature of relationship between the princely states and the governments. It recommended that the state should not hand it over to an Indian government in British India responsible to an Indian legislature without the consent of states. करेक्ट ढूंढना है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
किस लिए हुआ था? द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए बटरलर कमेटी लगाई गई थी. इट रिकमेंडेड दैट द स्टेट शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू एन इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू एन इंडियन लेजिस्लेचर विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट. Consider the following statements. Government of India Act 1935 proposed a federal assembly under its scheme. ठीक है. The scheme of All India Federation came into existence in. बिल्कुल गलत. All India Federation कभी आया ही नहीं. All India Federation इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन पुट करी थी वो हुआ ही नहीं पूरा. तो ए इसका आंसर रहेगा. प्रपोज जरूर किया था लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं. तो फिर ये चला कैसे हमारा लेजिस्लेचर? ये हमारा चला 1919 के प्रोविजन से. आपको ध्यान में रखना है गाइस. आप एक बार जाके 1935, 1919 और 1909 को अच्छे से अभी के अभी रिवाइज करो एक बार, या फिर इस लेक्चर्स को खत्म इस लेक्चर को खत्म होते ही आप देखिए एक बार. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रजाकर्स. मैंने आपको बोला था ये हैदराबादी पैराट्रूपर्स है. They were the military men in पेशवाज आर्मी. पेशवाज और निजाम्स हैदराबाद के निजाम्स है गाइस, ध्यान से. पेशवा कहाँ के थे? मराठास के. देवर नॉन पब्लिक मिलिशिया. तो वन गलत हो जाएगा. अगर वन के सहारे भी आप आंसर में पहुंच सकते हो, ये यूपीएससी में ऐसा कर सकते हैं आप पहुंचते हैं आंसर में. देवर अ नॉन पब्लिक मिलिशिया ऑर्गेनाइज बाय कासिम रजवी. दे रजिस्टर्ड इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन डोमिनियन. बिल्कुल सही. तो फिर आर्मी का रूल, आर्मी ने इन्वेड करना पड़ा आफ्टर नेहरू gave the orders to the army to occupy this area. ये आर्मी के थ्रू हमने हैदराबाद ऑक्यूपाई किया है. 3 स्टेट्स ने दिक्कत दे रखी थी, आपने भी देखा होगा. हैदराबाद, जूनागढ़ एंड वन मोर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा लेकिन एक और जगह थी. ठीक है. कश्मीर साइंड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया. शेख अब्दुल्ला वाज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर इनटू द डोमिनियन. कौन सा इनकरेक्ट गाइस. तो ये देखोगे आप कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर जो था ये शेख अब्दुल्ला नहीं बल्कि जो राजा थे वहां के वो रिस्पॉन्सिबल थे. मतलब फिर शेख अब्दुल्ला ने ही करवाया था ये. ठीक है. और यहाँ पर कश्मीर साइड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया था इन्होंने. तो इनकरेक्ट पूछा यार. शेख अब्दुल्ला ने एसोसिएटेड थे, इन्होंने एंडोर्स किया था बेसिकली कि भाई ये करो. ठीक है. तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे साइंड, कश्मीर साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नॉट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. सो इनकरेक्ट पूछा है तो ए विल बी आवर आंसर. यहाँ पर बहुत लोगों ने गलती करी होगी यार, ये अच्छा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा. यूपीएससी प्रीलिम्स में ये बहुत ही ट्रिकीएस्ट पार्ट रहता है. तो आप ये चीज मार्क करके रखो. मैं पूरी सीरीज के दौरान ये चीज जरूर मार्क करवा रहा हूँ कि एक हैबिट बन जाए, एक क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट बन जाए. ये सर्कल देखते सर्कल कर देना है. The problem of gradual integration of the provinces states into the independent India was sought to be solved by incorporating smaller states into contiguous provinces are listed in Part A, making some states as centrally administered for a strategic or special reason listed in Part B. The 7th Amendment of the Indian Constitution by which the special provision relating to Part C were deleted. Correct ढूंढना guys. तो यार देखना पड़ेगा आपको कि इनकॉर्पोरेट स्मॉलर स्टेट्स इनटू कॉन्टिग्यूअस प्रोविंसेस, बिल्कुल ये हुआ था. लेकिन मेकिंग सम स्टेट एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर, ये नहीं हुआ था यार. और 7th अमेंडमेंट एक्ट आपको भी पता है, इट वाज रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. तो ये नहीं था. तो 3rd भी नहीं होगा एंड 2 भी नहीं होगा. तो आंसर डी बचा हमारे पास. ठीक है. तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखने की कोशिश करी है. अगर आप देखोगे, चेक करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है. फॉर रैंडम फैक्ट्स भी है इसमें. और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कुछ चीजें पहले पढ़ी हुई हैं और उसी को एक ढंग से देखने की कोशिश करी है हमने इसमें. ठीक है. ठीक है गाइस. तो ये आप मॉडर्न हिस्ट्री तो हम वी आर अबाउट टू एंड आई होप आप भी अगर साइमल्टेनियसली इसको कर रहे हैं ना तो ये बुक आपकी खत्म होने वाली है विद 100%. लाइक एक रिटेंशन पावर तो आपकी मैक्सिमम रहेगी. इंडियन पॉलिटी भी चल रहा है, एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इसको भी फॉलो करिए आप. मैं तो बोलूंगा एक स्टेप आगे रहिए, एक चैप्टर आगे रहिए. ठीक है. और हम बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे. ठीक है गाइस. टिल देन टेक केयर. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.